Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, तो ESDAR में आप सभी का स्वागत है। ESDAR का क्या मतलब है? एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर, राइट। तो आपको याद होगा हमने पिछले अपने लेक्चर में आर के जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं तो उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एट्सेट्रा, इसकी बात करी थी। तो मैंने आर को एक कैलकुलेटर की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में बात करी थी। और जो एक आर की बहुत ख़ास बात है कि वह डिफरेंट तरीके के जो डेटा वेक्टर्स होते हैं उनको कैसे हैंडल करता है, इसको समझने की कोशिश करी थी। आपके लिए उनको समझना बहुत आवश्यक है। जो काम करना है वो तो आर को ही करना है, लेकिन आप जब समझ जाएंगे कि डेटा वेक्टर्स के ऑपरेशन कैसे होते हैं, वो आपको आगे जब हम कोई कैलकुलेशन करेंगे उसमें सहायता करेंगे और हो सकता है कि एक कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन आपका एक ही लाइन में हो जाए, राइट। ओके, अब हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम आज बात करेंगे कुछ हमारे बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर के अंदर एक बहुत ख़ास बात ये है और जिसके कारण हमारा आर पॉपुलर हो गया कि आर के अंदर कुछ छोटे छोटे फंक्शंस को, या हम कहें कि सिंपल भाषा में कहें कि जो हमारे छोटे छोटे काम होते हैं उसके लिए प्रोग्राम्स को पहले से डेवलप करके आर के अंदर डाल दिया गया। जैसे हम एक उदाहरण लें कि अगर आपको मान लीजिए कुछ नंबर दिए हुए हैं और उन नंबर्स का आपको सम करना है या उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर लैंग्वेज अगर है जहाँ पे इस तरह के फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। सम का प्रोग्राम अलग होगा, प्रोडक्ट का अलग होगा, कहीं पर आपको नंबरों में किसी बीच में मैक्सिमम निकालना है तो उसके लिए आपको पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, कोई एक एल्गोरिथम पूरा लिखना पड़ेगा जहाँ पे सॉर्टिंग हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए पहले आपको सॉर्टिंग करना पड़ता है। उसी तरीके से आपको अगर डेटा की सिंपल सॉर्टिंग करनी है, ऑर्डरिंग करनी है इत्यादि, उसके लिए आपको हर काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। अब आर में बहुत एक ख़ास बात क्या है कि आर में इन छोटे छोटे कामों को करने के लिए प्रोग्राम्स को लिख करके उनको फंक्शन के नाम से पहले ही आर के अंदर डाल दिया गया है। उससे आपको क्या एडवांटेज है कि आपके पास जब भी आपको वो वाला कार्य करना है, आपको अपनी ओर से प्रोग्राम नहीं लिखना है। आपको खाली ये मालूम होना चाहिए कि ये कार्य करने के लिए क्या आर में कोई ऐसा फंक्शन है, और फंक्शन अगर है तो आप उसको अपने आर कंसोल पे कॉल कर लीजिए। कॉल करने का मतलब सिंपल इसको टाइप कर लीजिए। और हर एक हमारे इस तरह के बिल्ट इन फंक्शन का एक स्ट्रक्चर होता है कि उसमें आपको जो आपका इनपुट डेटा कैसे करना है, कहीं पर सी कमांड के साथ में होता है, कहीं पर मैट्रिक्स कमांड के साथ में होता है, वो आपको जो उसका हेल्प मेन्यू है वहाँ से पता चलेगा, राइट। उसमें से अंदाज़ा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक अच्छी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो जो आर की हेल्प है उससे एक अच्छी दोस्ती करिए और ये सीखिए कि आपको हेल्प में जो भी कुछ लिखा है उसको आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आपके कोई बिल्ट इन फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो आप आर के हेल्प में जाइए, वहाँ से देखिए कि उस बिल्ट इन फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस को आपको वैल्यूज़ कैसे कैसे देनी है। जैसे बहुत सारे हमारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर हमको उसको लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे हमारा ट्रू फॉल्स होता है, उसके टर्म्स में वैल्यूज़ देनी होती हैं। कहीं पर हमारा उसका कुछ एक
कोड होता है 0 1 2 3 करके, उसके टर्म्स में वैल्यू देनी होती है। तो ये आपको पहले सीखना पड़ेगा। राइट, मैं जो यहाँ पे आपको खाली बताना चाहता हूँ वो सिर्फ इतना कि आर के अंदर हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और उनके बारे में हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। राइट, तो हम यहाँ पर एक तो बिल्ट इन फंक्शन की बात करेंगे और दूसरा हम मिसिंग डेटा की बात करेंगे। तो मिसिंग डेटा क्या होता है, उसको हम बिल्ट इन अपने जो फंक्शंस हैं, बिल्ट इन कमांड्स हैं, उनको समझने के बाद आपको बताएंगे। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो हमको ये बता दें कि इस लेक्चर की स्लाइड कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि जब आपको स्लाइड्स मिल जाएंगे तो आपके लिए जो मैं यहाँ पे कमांड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ उन कमांड्स की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। राइट, तो देखिए इस लेक्चर की स्लाइड्स आपको हमारे होम पेज पर मिल जाएंगी और हमारे होम पेज का जो एड्रेस है वह है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब क्या होता है, स्वयं प्रभा। और अगर आपको यहाँ से भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके आपको इस एड्रेस पर आपको आपका जो भी इंटरनेट का जो भी पैकेज है, जो भी आपका प्रोग्राम है वो आपको यहाँ पे ले आएगा और वहाँ से आप देखेंगे कि आपको इस लेक्चर की और बाकी भी लेक्चर की स्लाइड्स PDF फॉर्मेट में अपलोडेड है। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप इंटरनेट में कोई भी सर्च इंजन में चले जाइए और वहाँ पे जा कर के आप हमारा नाम टाइप कर दीजिए SHALABH और साथ में हमारे संस्थान का नाम कर दीजिए IIT कानपुर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा होम पेज वहाँ पे मिल जाएगा और जब आप हमारे होम पेज पर आएंगे तो आपको एक स्वयं प्रभा का लिंक मिल जाएगा और स्वयं प्रभा के लिंक के अंदर आपको इस कोर्स की फाइल्स मिल जाएंगी। राइट, तो चलिए अब हम अपने बिल्ट इन कमांड्स की बात करते हैं। तो जैसा आपको मैंने पहले बताया कि हमारे आर में कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस को डायरेक्टली कंप्यूट करने के लिए कमांड्स पहले से बना दिए गए हैं। अब हमारा यहाँ पे सवाल ये है कि उनको हम कैसे इस्तेमाल करें। राइट, तो इसको देखिए हम आपको एक छोटे छोटे उदाहरण के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और सारे जो बिल्ट इन कमांड्स हैं उनको तो यहाँ पे बताना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन आपको हम जो भी हमारे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव कमांड्स हैं जिनका हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं उनके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो देखिए सबसे पहला हम करते हैं, हमारा एक कमांड होता है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। मैक्सिमम वैल्यू में क्या है कि अगर हमको कोई भी अगर वैल्यू दी हुई है, कुछ एक डेटा वेक्टर दिया हुआ है या मुझको एक सेट ऑफ वैल्यूज़ दी हुई हैं तो उनका मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये मुझे निकालना है। तो इसका हमारा कमांड होता है MAX और MAX करके हम पैरेंथेसिस में जो हमारी वैल्यूज़ हैं हम उसको यहाँ पे दे देंगे। तो इधर जैसे मैंने यहाँ पे 8.2, 6.7, -4.3 और 2 दिया है तो ये हमको इन वैल्यूज़ को यहाँ पर निकाल करके इसका मैक्सिमम खुद ही पका देगा। इसका आंसर आया 8.2 और आप ये देख सकते हैं ये आपका स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं। हम इसी एग्जाम्पल को फिर से यहाँ पे रिपीट करते हैं और यहाँ पर मैंने अपने डेटा वेक्टर को C कमांड के साथ में इस्तेमाल किया है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ और जो देखिएगा यहाँ पे ये C कमांड को मैंने यूज़ नहीं किया है। और जब हम इसको यहाँ पर ऑपरेट करते हैं तो देखिए इसका आंसर फिर से आ जाएगा 8.2। देखिए ये तो सही है, 8.2, 6.7, -4.3 और 2 में से कौन सी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, 8.2 तो है। जो मैं आपको यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि पहले वाले केस में मैंने यहाँ पे C का इस्तेमाल नहीं किया और दूसरे वाले केस में मैंने C का इस्तेमाल किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये समस्या आती है कि जब मैंने C का कमांड का इस्तेमाल किया तो भी वही आंसर आ गया और जब कमांड का इस्तेमाल नहीं किया तो आंसर नहीं आया। और पहले के लेक्चर्स में मैंने ये देखा था कि अगर हम C कमांड को अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमारा कभी कभी प्रॉब्लम भी आती है, एरर भी आती है।
तो अब इसका क्या किया जाए, कौन से फंक्शन में सी लगाना है, कौन से फंक्शन में सी नहीं लगाना है, इसको कैसे समझा जाए। जैसे हम आपको आगे भी बहुत से कमांड दिखाएंगे जहाँ पर ये हमारे लिए आवश्यक होगा कि जब तक कि हम डेटा वेक्टर को सी कमांड्स के साथ नहीं लिखेंगे, हमारा फंक्शन ऑपरेट नहीं होगा, हमारा कमांड ऑपरेट नहीं होगा। वो आपको बता देगा कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। अब पहली बात तो ये आती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और दूसरी बात कि हमको क्या फॉलो करना चाहिए। तो ये जो हो रहा है ना कि कहीं पे हमारा सी कमांड इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि जैसा मैंने बताया था आपको, आर कोई किसी एक कंपनी ने या किसी एक इंसान ने नहीं तैयार किया है। उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था और उसको डिफरेंट लोगों ने तैयार किया है। और आपकी आर कोर डेवलपमेंट टीम में कौन कौन है, आप उसकी लिस्ट आप उस rproject.org पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो इन अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम लिखे हैं। तो जब शुरुआत में जब हमारा आर डेवलप हो रहा होगा, तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जब अलग अलग लोगों ने प्रोग्राम लिखे तो किसी ने सी कमांड के साथ प्रोग्राम लिख दिया और किसी ने सी कमांड के बिना प्रोग्राम लिख दिया, या जो उन्होंने उसके अंदर लॉजिक इस्तेमाल किया होगा वो शायद लॉजिक दोनों में काम करता हो, चाहे आप सी कमांड को इस्तेमाल करिए या नहीं करिए। लेकिन आप आगे देखोगे कि बहुत से फंक्शन आपको ऐसे मिलेंगे कि जहां पर आपको सी कमांड का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा, मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा, उसके बिना काम ही नहीं बनेगा। तो क्या किया जाए, इसमें तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूं। आपको जब भी कभी किसी डेटा वेक्टर को इस्तेमाल करना है, आप हरदम सी कमांड का यूज करो। आप ये मान लो कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप सी कमांड दो कि नहीं दो, या आप ये सिंपली मान लीजिए कि कोई भी ऐसा बिल्ट इन फंक्शन नहीं है जो बिना सी कमांड दिए हुए डेटा को एक साथ रीड करने की कोशिश करेगा और उसमें सक्सेसफुल होगा, सफल होगा। उससे क्या होगा कि अगर कोई हमारा फंक्शन बिना सी के भी चल रहा है तो भी काम हो जाएगा। क्यों? जहां तक मेरी नॉलेज है, आर में जो भी हमारा काम करने का एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है कि अगर आप सी कमांड नहीं देते हो तो समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप सी कमांड देते हो तो आपको कभी समस्या नहीं होगी। तो इसलिए हमारे लिए सेफेस्ट टूल ये है कि जब भी कभी हम डेटा वेक्टर देते हैं तो उसमें हम सी कमांड का इस्तेमाल कर लें, जो भी हो। तो आज के बाद से हम अपने इस पूरे कोर्स में जब भी डेटा वेक्टर देने की बात करेंगे, हम उसमें से बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करने की बात करेंगे, हम हरदम उसको सी कमांड के साथ ही ऑपरेट करेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरीके से आपने यहाँ पर मैक्सिमम निकाला है, उसी तरीके से आप यहाँ पे मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो मिनिमम निकालने का हमारा कमांड क्या है, min, राइट। और मिनिमम के अंदर भी देखिए यही वाला हमारा इशू है कि अगर हम यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ को बिना किसी सी कमांड के लिखते हैं तो भी हमारा उत्तर आ जाता है, और अगर हम सी कमांड के साथ में लिखते हैं तो भी हमारा उत्तर आ जाता है। तो आप देखेंगे कि 8.2, 6.7, -1.3 और 2, इन सारी वैल्यूज़ को मैंने पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे लिख दिया है और बाहर लिख दिया है min। और इसमें से देखिए जो सबसे छोटी वैल्यू आपकी क्या है, -1.3, ये देखिए आपकी आ गई, राइट। तो ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू है, और ये इसका एक स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे मैंने सी कमांड का इस्तेमाल नहीं किया है, और जब मैं इसका सी कमांड का इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, देखिए आपको वही वैल्यू फिर से मिल गई, -1.3। ओके, तो इसलिए अब हमने चूंकि नियम बना लिया है कि हम हरदम डेटा वेक्टर को सी कमांड के साथ ही देंगे, इसलिए आगे से हम ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं लेंगे और हम अपना सारे कमांड हम अपने सी वेक्टर के साथ ही देंगे, राइट। चलिए हम इस आपको ऑपरेशन को पहले एक बार आर कंसोल में करके दिखा देते हैं। चलिए देखिए, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम से 1 2 3 4, आपके लिए बहुत आसान है। मैक्सिमम क्या है, 4। देखिए मैंने यहाँ पे सी कमांड को इस्तेमाल नहीं किया। अब हम यहाँ पे सी कमांड का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मैंने डेटा वेक्टर को सी कमांड के साथ दिया तो देखिए क्या उत्तर आ गया, 4। वही उत्तर आया जो आपका पहले आया था। अब एक सवाल ये आता है कि क्या खाली ये इंटीजर पे चलेगा। चलिए हम इस सवाल को बदल देते हैं।
हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में करते हैं, 1.5 कर दिया, इसको मैंने 0.2 कर दिया और फिर 3, 4, ये देखें इसका मैक्सिमम क्या आता है, फिर से 4 आ गया। चलिए हम इसको फिर से चेंज करते हैं और मैंने अपना डेटा ले लिया 1.5, 0.2, 3 और 0.4, तो आपको देखिए मैक्सिमम क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, तो देखा आपने कि मैक्सिमम आपका कमांड कर रहा है। और इसमें अगर आप कोई अगर नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे तो भी देखिए आपका काम चल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे पहले वाले डेटा वेक्टर में मैं चेंज करके मैंने इसमें से वैल्यूज़ ले ली अपनी -1.5, 0.2, 3 और -0.4। इसमें आपके फ्रैक्शन, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव सारे नंबर आ गए, तो भी देखिए आपका मैक्सिमम कमांड काम कर रहा है, राइट। ओके, अब हम आपको मिनिमम कमांड के बारे में दिखाते हैं। तो आपने टाइप कर दिया मिनिमम। देखिए फिर से मैंने एक बार यहाँ पे 1 सिर्फ आपको दिखाने के लिए, मैं अंदर से ऐसा नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पे मिनिमम 1, 2, 3, 4 कर दिया, तो देखिए उत्तर आ गया 1। लेकिन मैं ये गलती बार बार नहीं करूँगा, तो मैंने इसी डेटा वेक्टर को मैंने सी के साथ में दे दिया, तो देखिए आपका क्या आ गया, सी 1, 2, 3, 4 के साथ में मिनिमम क्या आ गया, 1। ठीक भी है ये। अब मिनिमम में अगर हम मान लीजिए कोई किसी वैल्यू को अगर हम माइनस में ले लेते हैं, माइनस मैंने कर दिया 1, -2, 3, -4, तो भी देखिए आपका क्या आ गया, -4। और अगर इसमें से हम किसी वैल्यू को अगर हम मान लीजिए कि माइनस करके फ्रैक्शन में ले लें, तो मैंने वैल्यू ले ली 1, -2, -0.3 और -4, तो देखिए आपका आंसर क्या आ गया, -4, राइट। तो देखिए आपका कोई भी तरीके का इंटीजर हो, रियल नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, इंटीजर नेगेटिव वैल्यूज़ हों, ये सब में काम करेगा। और अगर हम मान लीजिए कि अगर हम सारी की सारी वैल्यूज़ को अगर हम मान लीजिए नेगेटिव कर देते हैं, तो भी देखिए काम करेगा ये, राइट। तो देखिए सारे फंक्शंस आपके यहाँ पे कार्य कर रहे हैं अच्छे से। ओके, अब हम आपको एक काम करते हैं, हम आपको कुछ यहाँ पे बाकी जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में बता देते हैं और कुछ मैं आपको करके दिखा दूंगा। ये हमारे ऑपरेशंस थोड़े से इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो हमारे आगे काम आएंगे बार बार, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, राइट। जैसे कि अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालनी हैं तो उसका हमारा फंक्शन होता है ABS। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कोई अगर हमारी निगेटिव वैल्यू है तो उसको वो पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ऐसी अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो जैसे आपने पहले उदाहरण में देखा था कि मैंने अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालने के लिए मैंने उसको 2 हैट 0.5 लिखा था, इसकी जगह आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट आप SQRT और 2 भी लिख सकते हो, लेकिन ये खाली स्क्वायर रूट के लिए है, बाकी किसी पावर के लिए आपको पावर ऑपरेटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपका फंक्शन है, आपका बिल्ट इन कमांड है SQRT, और पैरेंथेसिस में आपको अपना डेटा या डेटा वेक्टर देना पड़ेगा। आपको हम यहाँ पे करके आगे दिखाएंगे कि जहाँ पर भी हमारा इनपुट देना है पैरेंथेसिस के अंदर, वो हमारा स्केलर भी हो सकता है और वो हमारा डेटा वेक्टर के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। उसी तरीके से हमारे पास मैथमेटिक्स में कुछ बहुत ही सिंपल ऑपरेशंस होते हैं, लाइक एज राउंड, फ्लोर, सीलिंग इत्यादि। इनका भी हम यहाँ पे आर में बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे किसी भी वैल्यू को राउंड करने के लिए हमारा कमांड है ROUND, फ्लोर करने के लिए FLOOR, सीलिंग करने के लिए CEILING, राइट। अब राउंड का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने कोई वैल्यू ले ली है 1.6 से, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 2 बन जाएगी, और अगर कोई वैल्यू मैंने ली है 2.31 तो ये भी हमारी 2 बन जाएगी। लेकिन अगर कोई वैल्यू हमारी 1.35 अगर है तो ये 1 बन जाएगी। ये तो होता है हमारा राउंड। उसी तरह से हमारे फ्लोर और सीलिंग के ऑप्शंस भी होते हैं। ओके, उसके बाद हमारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं। जैसे अगर मुझे किसी डेटा वेक्टर के अंदर कई सारी वैल्यूज़ दी हैं और उसका मुझको जोड़ निकालना है, उनका मुझे सम निकालना है, तो हमारा कमांड है SUM सम। और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हम इसके आगे हम अपनी जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर देंगे वो हमारी आपस में ऐड हो जाएंगी। और सम की तरह ही अगर मुझको किसी डेटा वेक्टर के अंदर सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास कमांड है PROD, प्रोडक्ट, राइट। उसी तरीके से आपको अगर लॉग निकालना है तो आपके पास भिन्न तरीके के लॉग निकालने के log 10, log 2 इत्यादि आपके पास ऑपरेटर हैं। ऐसे आपको अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आप ऐसे लिखते हो e की पावर x, इसको अगर निकालना है तो उसके लिए आपके पास कमांड है EXP।
ऐसे आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो कॉसेक की जगह यहाँ पे ए साइन है और सेक की जगह ए कॉस है और कॉट की जगह ए टेन है। उसी तरीके से आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन भी होते हैं, राइट, साइन एस, कॉस एस, टेन एस और इन्हीं का जो कॉसेक एच, सेक एच और कॉट एक्स होता है, कॉट एच, तो उसकी जगह आपके पास ये वाले फंक्शन आ गए। अब देखिए इन फंक्शन का एग्जैक्टली क्या इस्तेमाल होता है कि आपको पैरेंथेसिस में जो आपको वैल्यूज़ देनी है किस तरीके की देनी है, इसके बारे में आपको जो इसका हेल्प मेन्यू है वहाँ पर जा कर के देखना पड़ेगा। और हम कहेंगे जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है आप उसमें से हेल्प मेन्यू में जा कर के आप उसके बारे में देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि लॉग के अंदर अगर आपको पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू देनी है और अगर आप नेगेटिव में वैल्यू देते हो तो काम नहीं करेगा, तो इसीलिए जब आप लॉग फंक्शन को देखोगे तो उसमें हेल्प मेन्यू में कहीं पे लिखा होगा कि आपको जो वैल्यू देनी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास बाकी जगह का भी कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी, राइट, उसके बारे में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हेल्प मेन्यू में जा कर के आप उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। राइट, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण लेता हूँ और उदाहरण के थ्रू मैं आपको आर इन फंक्शन को कैसे करता है उसके बारे में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लिखें कि हमको 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9, SQRT और पैरेंथेसिस में लिख देंगे 9। लेकिन अगर हमारे पास कोई डेटा वेक्टर है तो हमारा SQRT फंक्शन कैसे काम करेगा, देखिए हम इसको यहाँ पे देखते हैं। मैंने लिख दिया SQRT और पैरेंथेसिस में मैंने एक डेटा वेक्टर लिख दिया 36, 49, 64, 81। अब ये देखिए ये जो फंक्शन हमारा है ना SQRT, इसमें हर एलिमेंट पर आ करके ऑपरेट हो जाएगा, राइट, और ये हमारा क्या बन जाएगा, SQRT 36, SQRT 49, SQRT 64 और SQRT 81। तो क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 64 और स्क्वायर रूट ऑफ 81। अर्थात आपका क्या नंबर आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6, देन स्क्वायर रूट ऑफ 49 7, देन स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। तो 6 7 8 9 देखिए आपका उत्तर आ जाएगा और यही आपको देखिए स्क्रीनशॉट में दिया भी हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है जब भी कभी किसी डेटा वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करेगा तो ये डेटा वेक्टर के हर एक एलिमेंट पर ऑपरेट करेगा। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, ओके। देखिए उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक और उदाहरण लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालने की कोशिश करी है, ये क्या होता है 4। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे 4 9 16 25 का स्क्वायर रूट निकाला। ये आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और ये बेसिकली देखिए यही तो ऑपरेशन हो रहा है। और 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, ऐसे करके ये निकल आएगा। और देखिए ये आपके स्क्रीनशॉट्स हैं, राइट। उसी तरीके से अगर आपको सम और प्रोडक्ट फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे, हम सम फंक्शन लिखेंगे और पैरेंथेसिस में हम उस डेटा वेक्टर को लिख देंगे 6 7 8 9। तो ये बेसिकली क्या करेगा 6 + 7 + 8 + 9, तो कितना हो जाएगा 6 7 13, 13 8 21, 21 9 30। तो देखिए यही उत्तर आपको मिल गया यहाँ पे, और ये इसका एक स्क्रीनशॉट है, ओके। तो सम का क्या मतलब है, सम आप अपने पैरेंथेसिस में डेटा वेक्टर के फॉर्म में आप जो भी अपनी वैल्यूज़ देंगे, या आप यहाँ पे डेटा वेक्टर के अलावा जो भी हमारे बाकी भी तरह के फॉर्म्स होते हैं आप उसमें भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो हमारे मैथमेटिक्स के रूल हैं, गणित के रूल हैं, उनका वो पालन करते हों, ओके। तो अब जिस तरीके से हमारे पास सम है उसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट है, राइट। प्रोडक्ट में क्या देखिए है, अगर मुझको किसी डेटा वेक्टर के अंदर सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना हो, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक डेटा वेक्टर लिया है
6 7 8 9। तो अगर मुझे 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 अगर करना है तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से PROD फंक्शन से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो देखिए इसका आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 3024। ओके, अब देखिए ये आपका इनका स्क्रीनशॉट है। उसी तरीके से चलिए हमको पहले इनको आर कंसोल में करके दिखा देते हैं, सो दैट कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। ओके, अब हम देखिए सबसे पहले आपको हम स्क्वायर रूट फंक्शन करके दिखाते हैं। अगर हम कह देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो देखिए क्या हो गया, 3। अगर हम स्क्वायर रूट कर देंगे सपोज 2, सभी को याद होता है 1.414, तो देखिए वही उत्तर आ गया। ऐसे अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी कर देंगे तो क्या आंसर होता है 1.732, देखिए ये भी आपको पता चल गया। अब ऐसे ही अगर हम मान लीजिए स्क्वायर रूट फंक्शन को अगर हम किसी डेटा वेक्टर पे लेते हैं तो क्या आ जाएगा, जैसे मैंने कह दिया 4 16 25 से 36, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 2456। आपका 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 16 का 4, और इसी तरह से आप कोई भी यहाँ पे आप नंबर आप ले लीजिए तो आपको उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन भी करना चाहें तो भी देखिए, अगर हम यहाँ पे एक नंबर डल के लेते हैं 0.4, 1.6, 2.5, 3.6, इसका भी आप करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब मुझे ये बताइए, अगर हम यहाँ पे कोई निगेटिव वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए कुछ ऐसा आ रहा है, ये क्या हो रहा है। आपको भी पता है कि निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो कोई रियल नंबर नहीं आता है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, और आर हमारा रियल नंबर की बात कर रहा है। इसलिए देखिए इसने पहले 3 वैल्यूज़ का तो इसने स्क्वायर रूट निकाल दिया, लेकिन जो चौथी वैल्यूज़ थी निगेटिव में वहाँ उसने कह दिया NaN। ये NaN क्या होता है, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, NaN, नल, Na इत्यादि, हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। यहाँ पर हम आपको ये बता सकते हैं एक मोटी मोटी भाषा में, NaN का मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर मैं कर ही नहीं सकता हूँ। एक चीज़ होती है कि मैंने कुछ किया, या तो हमसे गलती हो गई या आर को समझने में मिस्टेक हो गई। तो अगर आर को समझने में गलती हो रही है और लेकिन बाकी पार्ट हमारा सही है तो मुझको एक वार्निंग कह देता है, राइट। और उसके बाद में अगर हमसे कुछ अगर गलती हो रही है और मैं अपना कमांड आर के अनुसार नहीं दे रहा हूँ तो वो मुझको एरर दे देता है। लेकिन जब हम कुछ यहाँ पे कर रहे हैं और जो हमारा वो जो भी हमारे ऑपरेशन गणित के नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं तो आर कहता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, राइट। और इसलिए उसने आपको देखिए यहाँ पर वार्निंग भी दे दी आपको, राइट। ओके, अब आपने देख लिया कि आपका स्क्वायर रूट फंक्शन बहुत आसानी से काम करता है और ये डेटा वेक्टर के सारे एलिमेंट्स पे काम करता है। अब हम करते हैं यहाँ पे देखिए सम की बात करते हैं। अब सम हम कर देते हैं 1, 2, 3, 4। देखिए आपका हो गया 1 + 2 + 3 + 4। और उसी तरीके से अगर आप सम वाले फंक्शन के अंदर आप अगर कोई भी, जैसे अगर हम कहें सीक्वेंस आप ले लीजिए 1 to 10, तो ये क्या करेगा 1 + 2 अप टू 10 तक के जो भी नंबर्स हैं उनको ऐड कर देगा। आपको पता है कि 1 to 10 करने पर क्या होता है, 1:10 करने पे आपको 1 से 10 तक के नंबर मिल जाते हैं, राइट। और अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कुछ अगर हम आपको अगर एक एक्सपेरिमेंट करना है, अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखिए C2 + 3, मतलब कि मैं सम के अंदर सम को देने को कह रहा हूँ, तो देखें क्या होता है, इसने आपको 5 कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने 2 + 3 को तो उसने अपने आप से, देखिए अगर आप करेंगे 2 + 3 तो इसने आपको पहले ही 5 कर दिया। अब उसने कर दिया सम ऑफ, तो आपका उत्तर क्या आ गया, सम ऑफ C 5, C ऑफ 5 तो 5 ही होगा। और इसी में अगर आप देखिए सम फंक्शन के अंदर अगर आप सम फंक्शन करते हो तो भी देखिए क्या होगा। मैंने कह दिया यहाँ पे सम के अंदर मैंने कर दिया सम ऑफ C 2, 3 और मैंने कर दिया सम ऑफ C 3, 4। मैंने बहुत आसान से नंबर लिए हैं जिनका आप खुद ब खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये हमारा होगा सम ऑफ 3, 4 अर्थात 3 + 4 7, और फिर आपका होगा सम 2 + 3 अर्थात 2 + 3 5। तो यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 7, तो और फिर इसके ऊपर हमारा सम ऑपरेटर ये वाला ऑपरेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 + 5 12।
राइट। आपको नंबर ऑफ ब्रैकेट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं उतने ही आपके क्लोजिंग ब्रैकेट भी होने चाहिए। ओके, अब हम देखिए, हम आपको प्रोडक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। अब आपने कहा C1, 2, 3, 4, तो देखिए आ गया 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, राइट। ये देखिए आ गया। अब उसी तरीके से अगर आप, जैसे आपने अभी किया है, आप यहाँ भी आप इस फंक्शन को आप लिख सकते हो C3, 4, 5, 6। तो ये क्या करेगा, देखिए ये सारे के सारे नंबर्स को आपस में 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 सबको उसने मल्टीप्लाई कर दिया। और इसी में आप अगर प्रोडक्ट फंक्शन को अगर लिख करके अगर हम कहें 1 to 5, मतलब 1:5 के नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए, तो उसने देखिए आपको दे दिया एक सीक्वेंस के नंबर को उसने ऑटोमेटिकली जनरेट करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 को उसने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखेंगे उत्तर यही तो आएगा, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 6, 6 4 24, 24 5 120, राइट। और उसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर भी आप अगर कोई अगर फंक्शन अगर आप लिखना चाहें, अगर जैसे कि हम कह दें कि प्रोडक्ट के अंदर भी आपने प्रोडक्ट को लिख दिया C1, 3 और आपने कह दिया प्रोडक्ट C2, 5, तो देखिए आपका उत्तर क्या आ गया 30। अर्थात उसने सबसे पहले किया प्रोडक्ट C13, अर्थात वह 1 इंटू 3 3, और फिर उसने कहा प्रोडक्ट C25, उसने फिर 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2 5 10। तो फाइनली उसने क्या कर दिया 3 इंटू 10 इज 30, राइट। तो मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आप जो भी हमारे बिल्ट इन कमांड्स हैं, इन बिल्ट इन कमांड्स के अंदर भी आप जो अपने फंक्शन से बिल्ट इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम कुछ आगे की बात करते हैं। अब आपको हम ये भी दिखाते हैं कि अगर हम किसी वेरिएबल को अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ दे रहे हैं, राइट, तो उसमें जो उस वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उनको भी हम किसी भी पावर ऑपरेटर के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई वैल्यू दी है x इक्वल टू C6 7 8 9 और हम एक नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वो हमारा क्या है x हैड 2। अब तक जो कुछ मैंने किया मैंने नंबर का लिया हुआ है, 2 हैड 2, 3 हैड 2 इत्यादि, राइट। तो इसको देखिए मैंने करने की कोशिश करी, तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा, x हो जाएगा 6 7 8 9, और देखिए हर जगह पे आपका स्क्वायर हो जाएगा और आपको यही उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए आपने देखा कि एक और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप जो भी एक वेरिएबल को भी आप एक नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और ये आपका डेटा वेक्टर के साथ भी हो रहा है, राइट। यहाँ पे x आपका क्या है, x आपका वेरिएबल है, और x स्क्वायर क्या है, ये भी आपका एक वेरिएबल है, और इसका जो भी आउटकम है इसको आपने एक नए वेरिएबल y में स्टोर कर दिया है। तो ये भी आपको R सॉफ्टवेयर में जब हम खासतौर पर स्टैटिस्टिक्स में काम करते हैं, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट हमको बहुत सहायता करते हैं। अब हम देखिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और ये दिखाते हैं कि आपको जो मैंने बिल्ट इन फंक्शंस यहाँ पे किए वो आपको कैसे सहायता कर सकते हैं। अब हम देखिए इसकी बात करते हैं। मुझे एक फंक्शन है जहाँ पे मुझे सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है, समेशन xi स्क्वायर। तो देखिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहले तुम्हारे पास x डेटा वेक्टर आ गया से C6 7 8 9। अब आप जब यहाँ पे लिख रहे हो समेशन xi स्क्वायर, तो इसमें आपका पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है कि आप xi लिखिए और फिर आप उसको स्क्वायर करिए, और जो भी आपकी वैल्यू आएंगी x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, हर एक वैल्यू का आप स्क्वायर करिए और फिर उसके बाद आप इनको जोड़ लीजिए। बिल्कुल यही अप्रोच हम R में भी लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने x डेटा वेक्टर के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हम स्क्वायर करते हैं। तो इसको स्क्वायर करने का हमारा कमांड क्या हो जाएगा, x हैड 2 या आप x डबल स्टार 2 भी कर सकते हो, और उसके बाद में आप यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए सम, बस काम ख़त्म देखिए आपका। और आपको याद है कि पहले के समय में जब आप किसी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते थे तो आपको इसके लिए कम से कम 8-10 लाइन का तो प्रोग्राम लिखना ही पड़ता था, राइट। देखिए यही काम मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, लेकिन आपको मैंने करने के पहले
आपको उसको एक लॉजिकली एक्सप्लेन करके बता दिया कि ये हमने इसको कैसे किया है, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। तो आगे से आपको इस तरह के कोई भी अगर प्रोग्राम करने हैं तो उनको आप आराम से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने x की वैल्यू ये ली और मैंने यहाँ पे z डिफाइन कर दिया सम ऑफ एक्स स्क्वायर, और देखिए इसका ये आपका आउटपुट आ गया 230, और यही देखिए आपका स्क्रीनशॉट भी है, राइट। चलिए जैसे मैं आपको पहले इसको आर कंसोल में भी करके दिखा दूँ, क्योंकि मैं आपको इसके बाद एक और आपको उदाहरण में करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको और समझ में आएगा। 6 7 8 9, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखिए, हम आपको सम ऑफ अगर हम एक्स स्क्वायर कर दें अगर हम, तो देखिए मेरा काम बन गया 230। अगर मुझको प्रोडक्ट भी करना है तो भी कोई इशू नहीं है, जो भी कुछ करना है ये हमारा 6 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, इसी की तो वैल्यू दे रहा है, राइट। देखिए आप अगर करना चाहें तो आप यहाँ पे कर भी सकते हैं। 6 हैड 2 इंटू 7 हैड 2 इंटू 8 हैड 2 इंटू 9 हैड 2, देखिए यही तो वैल्यू आ गई। अब इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि जो आपका बिल्ट इन फंक्शन भी सही काम कर रहे हैं, ओके। चलिए अब हमको देखिए एक छोटा सा फंक्शन जो हमारे स्टैटिस्टिक्स में है इस्तेमाल होता है, ये हमारा होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, राइट। और इसको हम आपको एक बार यहाँ पे खोल करके भी दिखा दें। देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसको निकालने का है। समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n, ये क्या हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स आई एक्स बार। और जब आप इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर प्लस, अब एक्स बार स्क्वायर तो हमारा आई से इंडिपेंडेंट, तो ये क्या बन जाएगा n टाइम्स एक्स बार स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स बार इंटू समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई। और समेशन एक्स आई हमारा क्या है, आपको पता है कि एक्स बार की वैल्यू क्या होती है 1/n समेशन एक्स आई। तो हम यहाँ पे समेशन एक्स आई की जगह हम लिख सकते हैं n टाइम्स एक्स बार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर प्लस n टाइम्स एक्स बार स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ n एक्स बार स्क्वायर, और ये मुझे मिल जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर आई गोज फ्रॉम 1 to n माइनस n टाइम्स एक्स बार स्क्वायर, जो मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। अब देखिए इस फंक्शन का अगर आपको आर में प्रोग्राम लिखना है तो देखिए ये तो बहुत ही आसान हो गया। अगर आप मुझसे कहेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको काहे का प्रोग्राम लिखना है, समेशन एक्स आई स्क्वायर का जो हम लिख चुके हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा सम ऑफ खाली एक्स हैड 2, बस। एन आपका क्या है, एन आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसका आपका कमांड क्या होता है LENGTH लेंथ ऑफ एक्स। और एक्स बार का कमांड क्या होता है, जो एक्स बार आपका क्या है अर्थमेटिक मीन, इसका हमारा कमांड होता है मीन। हम यहाँ पे सिंपली कर देंगे मीन ऑफ एक्स। तो अब अगर इस पूरे फंक्शन का अगर आपको आर कमांड लिखना अगर है तो देखिए बहुत ही आसान हो गया। सम ऑफ सी हियर एक्स हैड 2 माइनस लेंथ ऑफ एक्स इंटू मीन ऑफ एक्स हैड 2 होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए आपने यहाँ पे यही तो काम किया है और आप इसको करने की कोशिश करिए तो देखिए आपको यही आउटकम मिलेगा, राइट। ये आपने लिख लिया समेशन एक्स आई स्क्वायर को सम ऑफ एक्स हैड 2, एन को आपने लिख लिया लेंथ ऑफ एक्स और एक्स बार स्क्वायर को आपने कर दिया मीन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। और अगर आप इसका आउटकम देखिए तो लेंथ ऑफ एक्स आपको क्या मिल जाएगी 4। आपके कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 6 7 8 9, 4 ही नंबर तो हैं। और जो z की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको ऐसी मिल जाएगी, राइट। चलिए देखिए हम आपको इसको करके दिखाते हैं कि अगर हम मान लीजिए इसी फंक्शन को अगर हम अपने आर कंसोल में यहाँ पर अगर हम लिख लेते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए z की वैल्यू ये तो आ गई, और अगर आप लेंथ ऑफ x की वैल्यू आप अगर देखना चाहेंगे तो आपकी कितनी है 4। आपको x की वैल्यू क्या है, आपने 6 7 8 9 पहले से ली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया। तो अब आप देख सकते हैं कि ऐसे जो हमारे पॉपुलर बहुत सारे चीज़ें होती हैं उनका हम यहाँ पे आर में बहुत ही आसानी से हम उनको कंप्यूट कर लेते हैं, और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आपका आर बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया, राइट। इसी तरीके से हमको देखिए कुछ और भी ऑपरेशन करके दिखाते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए 2 वेक्टर्स हैं x1 और x2,
और उसमें से मुझे क्या करना है, मुझे इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, राइट। तो मुझको ऐसे करना है 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5। अब आप सोचिए, ये तो बहुत आसान है, आपने वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन पढ़ के रखे हुए हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर एलिमेंट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट। तो आपने ये जो है पार्ट 6 इंटू 2, 7 इंटू 3, 8 इंटू 4, 9 इंटू 5, ये तो आपने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनका खाली सम ही तो निकालना है, राइट। तो देखिए बहुत बहुत आसानी से निकल आया। ओके, देखिए ये इसका एडवांटेज होता है। और आप इस अगर नंबर को वेरीफाई भी करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 6 2 = 12 प्लस 7 3 = 21 प्लस 8 4 = 32 प्लस 9 5 = 45। और आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या 110 आ रहा है। 5 2 7 8 9 10, देन 4 3 7 2 9 और एक 10 और एक 11 110, राइट। तो देखिए पहले के समय में जब आपके पास आर का सॉफ्टवेयर नहीं होता था तब आप इन छोटे छोटे चीज़ों को लिखने के लिए आप पूरा बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते थे, और अब आपको आर में इन्हीं कमांड्स को आप अगर लिखना चाहते हैं तो बहुत ही कम समय में आप इनको आपस में लिख लेते हो। अब हम देखिए इसी कमांड को ज़रा हम अपने आर कंसोल में आपको करके दिखाने की कोशिश करते हैं, राइट। नाउ यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आपको ये सही आ गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पे z की क्या वैल्यू आ गई, 110। चलिए अब हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जो है हमारा मिसिंग डेटा। अब देखिए आपका मिसिंग डेटा क्या होता है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। मिसिंग डेटा क्या होता है, अगर मान लीजिए हम कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मुझको एक कोई नई तरह की दवा आई है उसकी मुझको टेस्टिंग करनी है। सपोज दवा कहती है कि मैं दवा का कहना का क्लेम ये है कि वह ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। तो सपोज मैंने 5 पेशेंट्स को लिया और मैं उनकी इच्छा प्राप्त करने के बाद में, उनकी कंसेंट प्राप्त करने के बाद में मैंने कहा कि ठीक है मैं इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहता हूँ और आपको 5 दिन तक हमारे हॉस्पिटल में रोज़ आना है, हम आपको रोज़ दवा देंगे और आपको अपना ब्लड टेस्ट या ब्लड प्रेशर है उसको टेस्ट करवाना है। तो अब मैंने मान लिया कि 5 पेशेंट्स ले लिए और 5 पेशेंट को 5 दिन आना है। अब मान लीजिए कि 5 पेशेंट को मैंने आज दवा दी, वो कल को हमारे पास आ गए, फिर मैंने उनको दवा दी और मैंने उनका पहले ब्लड प्रेशर नोट किया, फिर से मैंने उनको दवा दी और वो अगले दिन भी हमारे पास आ गए, फिर से मैंने उनको ब्लड प्रेशर की दवा दी और वो अगले दिन मेरे पास आए। लेकिन मान लीजिए एक पेशेंट नहीं आया, अब हमारे पास उसका ब्लड प्रेशर की वैल्यू तो नहीं है, तो हमको वहाँ पे उस वैल्यू को कैसे हैंडल करना चाहिए। पहली बात तो ये है, इसको हम बोलते हैं मिसिंग वैल्यू। हम अपने आर में जो हमारी मिसिंग वैल्यू है उसको हम इंडिकेट करते हैं NA, कैपिटल N कैपिटल A। जब हम NA की बात करते हैं तो हमारे पास कभी कभी आउटकम हमारा NULL भी आता है। NULL माने नल। ये NA और नल में क्या अंतर है। अब अगर मान लीजिए एक हमारे कॉलेज में कोई एक एडमिशन टेस्ट होता है और उसमें से मान लीजिए 100 लोग अपीयर होते हैं और 100 में से मान लीजिए 50 लोग का हमारा एडमिशन हो गया। अब वो जो 50 लोग हमारे स्कूल के ऑथराइज स्टूडेंट हो गए और रोज़ उनकी अटेंडेंस होगी। अब उन 50 स्टूडेंट में जिनका हमारा एडमिशन हुआ है उसमें से अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट हमारा किसी दिन क्लास में नहीं आता है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, एब्सेंट। लेकिन जो हमारे बाकी 50 स्टूडेंट थे जिनका हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है उसमें से अगर कोई हमारे क्लास में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, मेरा सवाल ये है। ऑब्वियसली जिस स्टूडेंट का हमारे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हुआ है वो तो हमारा ऑथराइज्ड स्टूडेंट ही नहीं है, तो हम उसकी अटेंडेंस
क्यों लेंगे? और अगर कोई मुझसे कहता है कि आप उसकी अटेंडेंस लो, तो क्या आप उसको मिसिंग मानेंगे? उत्तर है नहीं। जब हमारा ऑथराइज स्टूडेंट जिसका मैंने प्रॉपर एडमिशन किया हुआ है उसमें से कोई स्टूडेंट हमारे क्लास में नहीं आएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये एब्सेंट है, अर्थात ये मिसिंग है, और उसको हम इंडिकेट करेंगे NA से। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका हमारा स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हुआ है और वो अगर हमारे क्लास में नहीं आ रहा है, उसके बारे में कोई हमसे पूछेगा तो मैं कहूँगा ये हमारा है नल, NULL। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है? मिसिंग का मतलब है कि वो वैल्यू वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन समहाउ कोई भी कारण है उसके कारण ये अवेलेबल नहीं है, तो ये मिसिंग है। और जो हमारा होता है नल, नल का मतलब होता है कि ये वैल्यू कभी यहाँ पे एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। जैसे कि अगर हमारी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है, वो हमारे एडमिशन टेस्ट में बैठा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एडमिशन हो गया है। और जब एडमिशन नहीं हुआ है तो वो हमारे कॉलेज के ऑथराइज स्टूडेंट ही नहीं है, और जब ऑथराइज स्टूडेंट ही नहीं है तो उसको हम दिखाएंगे नल, कि ये स्टूडेंट हमारे क्लास में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, NA और नल। तीसरा हम अभी उसके बारे में बात कर चुके हैं, होता है हमारा NaN, कैपिटल N, स्मॉल a और कैपिटल N। इसका मतलब है कि आप ये मोटी मोटी भाषा में समझ सकते हो कि R कह रहा है कि यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और उसके कारण हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे कंप्यूट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिखाते हैं कि अगर किसी डेटा में अगर NA अगर है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उससे क्या होता है, और अगर NA है तो उसको डेटा में कैसे लिखना चाहिए, और तीसरा अगर NA है तो हमारे ये जो बिल्ट इन फंक्शंस है या जो हमारे बाकी ऑपरेशंस होते हैं इनको हम कैसे करने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए, तो जो भी हमारे R के केस में जो भी हमारी मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल NA, कैपिटल N कैपिटल A, और ये हमारा एक रिजर्व्ड वर्ड है। रिजर्व मतलब आप इसको किसी वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका ट्रू और फॉल्स होता है, ये भी तो आपके रिजर्व वर्ड्स होते हैं या आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ऐसे ही आपका NA भी रिजर्व्ड वर्ड है। अब एक सवाल आता है कि जब आपके पास कोई बहुत बड़े साइज़ का डेटा आता है, अब उस डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है कि नहीं, ये आपको कैसे पता किया जाए? और दूसरा सवाल ये आता है कि जब आप कोई ऐसा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जिसको आपको पहले से पता है कि आप उसको R में सॉल्व करना चाहते हैं, R में एनालाइज करना चाहते हैं, तो आपको अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर को या जो आदमी डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको बताना पड़ेगा कि अगर कोई डेटा मिसिंग है तो उसकी जगह पे लिख देगा वो कैपिटल NA ऐसे करके, और अगर नहीं, उसने अगर कुछ और लिखा हुआ है तो जब भी आपके पास हाथ में डेटा आता है आपको उसमें से उन मिसिंग वैल्यूज़ को जिस भी सिंबल से यूज़ किया गया है आपको उसको कैपिटल NA से रिप्लेस करना पड़ेगा। राइट, तो हम आपको देखिए एक बात दिखाते हैं कि अगर आपके कोई डेटा में NA है तो उसको हम कैसे मालूम करेंगे। क्यों? जो आपके पास डेटा सेट आने वाला है उसमें तो हज़ारों लाखों वैल्यूज़ होंगी। अब आप पूरे डेटा सेट को खोल करके अपने हाथ से तो नहीं चेक करोगे, आपको कुछ एक ऑटोमेटेड प्रोसेस चाहिए, तो उसको कैसे देखा जाए। राइट, तो इस डेटा को चेक करने का हमारा कमांड होता है is.NA, अर्थात इस NA मतलब क्या इसमें कोई NA वैल्यू है। इसको अगर हम आपको एग्जीक्यूट करके दिखाएं तो देखिए ऐसे है, एक मैंने वैल्यू ले ली, कोई भी मैंने एक वैल्यू को नाम ही असाइन कर दिया NA, और हम यहाँ पे लेते हैं is.NA x, अर्थात क्या x में कोई हमारी NA वैल्यू है, तो x तो खुद ही हमारा NA है, तो ये मुझे उत्तर दे देगा ट्रू। राइट, अर्थात इसमें क्या कोई मिसिंग वैल्यू है, तो कह रहा है हाँ x में हमारा एक वैल्यू है डेटा वेक्टर में जो NA से लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ये डेटा हमारा मिसिंग है। राइट, तो उसी तरीके से हमारे जो ट्रू और फॉल्स भी होते हैं ये भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, और ट्रू फॉल्स की जगह आप इनका जो पहला अक्षर है T या F भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि ये जो आपके ट्रू और फॉल्स हैं ये कैपिटल लेटर्स में या अपर केस अल्फ़ाबेट में ही लिखे जाते हैं। अगर हम उसको उसकी जगह लोअर केस अल्फ़ाबेट में ट्रू
या स्मॉल लेटर्स में हम इसको ट्रू या फॉल्स लिख देंगे तो ये इसको रीड नहीं करेगा, ये कुछ और होगा। लेकिन ये हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है ट्रू फॉल्स, ये नहीं होगा। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं इसके बारे में आपको मालूम ही होगा। ओके, अब हम ये आपको दिखाते हैं कि अगर हमारे कोई डेटा वेक्टर में कोई अगर मिसिंग वैल्यू है तो उसके ऊपर हम जब इस डॉट एन का ऑपरेशन करते हैं तो उसका आउटकम में क्या क्या होता है। तो कैसे देखिए, और इसके थ्रू हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे किसी डेटा वेक्टर में अगर कोई डेटा मिसिंग है तो उसको आप कैसे पता करोगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक डेटा वेक्टर यहाँ पे ले लिया जिसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है और उसमें से मैंने 4 वैल्यू ली, 50, 60, 70, 80, और इसके ऊपर मैंने अपना कमांड ऑपरेट कर दिया इस डॉट एन ए। तो देखिए आपको वैल्यू दे देगा फॉल्स 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 फॉल्स। ये फॉल्स कहाँ पे करस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये कह रहा है कि ये जो 4 आपने वैल्यूज़ लिए हैं, हर एक पोजीशन पे जो वैल्यूज़ हैं ये उन वैल्यूज़ और पोजीशन को करस्पॉन्ड कर रही हैं। तो इसने क्या ऑपरेट किया, सबसे पहले इस डॉट एन ए आपका 50 के ऊपर, इसने कहा इस डॉट एन ए 50 में कोई मिसिंग वैल्यू है, नहीं में वैल्यू मिसिंग है, इसने कह दिया फॉल्स, मतलब कि कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। फिर उसने कहा इस डॉट एन ए 60, उसने कहा नहीं, क्या कोई 60 में कोई मिसिंग वैल्यू है, उत्तर आया नहीं, और उसने मुझे दे दिया फॉल्स। और इसी तरीके से 70, 80 में भी उसने आपको फॉल्स फॉल्स दे दिया। और यही देखिए आपका इसका स्क्रीनशॉट भी है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें से एक वैल्यू को हम NA कर देते हैं। तो मैंने अपनी दूसरी वैल्यू को कर दिया NA, अर्थात ये वैल्यू हमारी यहाँ पर मिसिंग है। और फिर से मैंने अपने इस ऑपरेटर को दिया इस डॉट NA x, तो इसने मुझे दे दिया फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, अर्थात उसने कह दिया यस, पहले पोजीशन पे कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, दूसरे पोजीशन पर हमारी वैल्यू है NA, अर्थात एक मिसिंग वैल्यू है। तो इसने मुझे दे दिया यहाँ पे ट्रू। और उसी तरह से 70 और 80 को इसने पहले की तरह कह दिया कि यहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, राइट। अब अगर आपके डेटा वेक्टर में अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अब 2 वैल्यूज़ को NA कर दिया इसी डेटा वेक्टर में, तो अगर हम कहेंगे तो जहाँ जहाँ पे जिन जिन पोजीशन पे हमारी वैल्यू NA होंगी, आप जब इस डॉट NA को ऑपरेट करेंगे तो वहाँ पे ट्रू लिख के आ जाएगा। ट्रू का मतलब है कि यहाँ पर मिसिंग वैल्यू है, और जहाँ पर लिखा हुआ है फॉल्स, इसका मतलब है कि यहाँ पर मिसिंग वैल्यू नहीं है, राइट। तो चलिए देखिए, आपको हम पहले ये वाला ऑपरेटर करके यहाँ पे दिखाते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। तो जैसे मैंने देखिए x में मैंने एक कोई डेटा वेक्टर ले लिया 3, 4, 5, 6, और मैंने यहाँ पे कहा इस डॉट NA कोई यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, बोलेगा फॉल्स नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसी डेटा वेक्टर में मैंने एक वैल्यू को कर दिया NA, मैंने चौथी वैल्यू को NA किया है। अब आप देखोगे कि जब हम अपना ये वाला ऑपरेशन करते हैं इस डॉट NA x, तो आपका चौथी वैल्यू पर ट्रू आ जाएगा, देखिए आ गया। तो अब इस तरीके से आप में कि अगर किसी भी बड़े डेटा में आप अगर ये चेक करना चाहते हो कि क्या उस बड़े से डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू है, तो ये वाला कमांड आपकी सहायता करेगा, राइट। अब मैं आपको देखिए एक यहाँ पे ऑपरेशन करके दिखाता हूँ कि अगर आपके डेटा में मिसिंग वैल्यू है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, राइट। कैसे देखिए, मैंने यहाँ पे डेटा वेक्टर ले लिया जिसमें 4 वैल्यूज़ हैं और उसमें से एक वैल्यू मैंने कर दी मिसिंग। तो आपकी वैल्यूज़ हैं 50, 60, NA और 80। अब अगर इन वैल्यूज़ का अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 50 + 60 + NA + 80। लेकिन जब आप इसका सम करोगे तो ये तो गणित के नियमों का पालन ही नहीं कर रहा है और इसका एडिशन ही नहीं हो पाएगा, तो ये आपको उत्तर दे देगा NA, अर्थात कि इसमें भाई कुछ नहीं हो रहा है, R बोलेगा और मेरे पास इसका आंसर नहीं है, राइट। मेरे पास इसका आंसर मिसिंग है, अर्थात मैं इसको कंप्यूट नहीं कर सकता हूँ, कोई भी कारण हो। लेकिन आप यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा ऑपरेशन करना चाहता हूँ कि अगर हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है तो R उसको ऑटोमेटिकली वहाँ से हटा दे और बाकी जो हमारे अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, बाकी जो हमारा अवेलेबल डेटा है, उसके ऊपर वो वाला ऑपरेशन करके मुझे दे दे। तो अपने डेटा में से इस तरह के ऑपरेशन को करने के लिए आपको ये बताने के लिए कि मिस्टर R इस डेटा में से NA वैल्यूज़ को हटा दीजिए, हमारा कमांड होता है NA.rm, और इसको हम बोल देंगे NA.rm = ट्रू, मतलब कि रिमूव
NA वैल्यूज़, राइट। और यहाँ पे हम दे रहे हैं अपना डेटा वेक्टर। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मिस्टर आर, एक्स डेटा वेक्टर के अंदर अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो आप उसको हटा दीजिए और बाकी जो हमारी वैल्यूज़ बची हैं आप उसका मीन निकाल दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास बची वैल्यूज़ हैं 50, 60 और 80, उनका हमारा अर्थमेटिक मीन यहाँ पे निकल आएगा 63.3। और अब देखिए आपको यही उत्तर तो यहाँ पर मिल रहा है। अब देखिए अब हम आपको यही ऑपरेशन आपको हम आर कंसोल में करके दिखाते हैं। तो जैसे देखिए मैंने अपना यहाँ पे एक डेटा वेक्टर ले लिया एक्स सी, मैंने बहुत आसान से लिया 1 2 3, 4, राइट। आप इसका अगर देखिए मीन निकाल दीजिए, मीन ऑफ एक्स, तो देखिए आराम से आ गया। और मीन ऑफ एक्स में अगर मैंने कर दिया NA.RM इज इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। ये देखिए हमारा इसकी वैल्यू 2.5 भी आ गई, क्योंकि यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू है ही नहीं, तो इसने मुझको दे दिया। अब मैंने अपने x को चेंज कर दिया और मैंने चौथी वैल्यू को मैंने कर दिया NA। अब देखिए अगर हम निकालेंगे मीन ऑफ x, तो देखिए ये मुझको दे देगा NA, मिस्टेक हो गई। अब हम अपने इस मीन ऑफ x और NA.RM को ट्रू करके अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए हमारा उत्तर आ जाएगा 2। 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 2, राइट। तो अब जो हमारी ओर से आपको मैसेज यही होता है कि यूजुअली जब आप किसी बड़े डेटा सेट में आप काम कर रहे हो तो आप NA.RM को ट्रू कर दीजिए। अगर उस डेटा सेट में कोई वैल्यू मिसिंग नहीं होगी तो भी कोई समस्या नहीं है, वो मेरी सारी वैल्यूज़ को लेकर के ऑपरेट कर देगा। और अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो उस मिसिंग वैल्यू को हटा करके मुझे उस कमांड को इस्तेमाल करके बता देगा, राइट। अब अंततः मैं आपको एक चीज़ बता दूं जिसके बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये NA और नल क्या होता है, राइट। कभी कभी हमारे फंक्शन में हमारा NULL भी रिटर्न होता है। अब आपको ये याद रखना है कि NA और नल दोनों एक चीज़ नहीं होती हैं। और उसके अलावा जो हमारा नल होता है ये भी हमारा रिजर्व वर्ड है जिसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं। उसी तरीके से हमारा कैपिटल NA और स्मॉल NA भी अलग अलग होते हैं। और जो हमारा कैपिटल NA है ये हमारा प्लेस होल्डर है। इसका मतलब है कि कोई चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी लेकिन आज वो मिसिंग है, राइट। और अगर हम यहाँ पे कर देंगे नल, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू कभी यहाँ पर एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। जैसा कि मैंने भी आपको कॉलेज एडमिशन और स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया था, वही उदाहरण यहाँ पे आपका चल जाएगा, वही काम करेगा। मैंने इसी बात को मैंने आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश करी थी कि जो स्टूडेंट का एडमिशन ही नहीं हुआ वो तो हमारे कॉलेज का ऑथराइज स्टूडेंट ही नहीं है, तो उसकी अगर हम अटेंडेंस में अगर वो एब्सेंट है तो हम लिखेंगे नल। और अगर जिस स्टूडेंट का हमारे कॉलेज में एडमिशन हो चुका है वो अगर एब्सेंट है तो हम लिखेंगे NA, राइट। चलिए तो अब हम इस लेक्चर में की यहाँ पे समाप्ति करते हैं। और मैंने इस लेक्चर में आपको R से जो हमारे बिल्ट इन कमांड्स होते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में बताया, राइट। अब आपके लिए काम ये है कि आप छोटे छोटे से उदाहरण लीजिए। जैसे देखिए मैंने आपको ऑनलाइन करके दिखाए हैं, बिल्कुल R में डायरेक्ट करके दिखाए हैं। छोटी छोटी वैल्यूज़ लीजिए और देखिए कि आप क्या निकालना चाहते हो और R जो आपको करके दे रहा है क्या वो एक सा है। आप इन कैलकुलेशन को हाथ से करिए और साथ में R में करिए और देखिए कि इसका ऑपरेशन क्या वही हो रहा है जो आपने उम्मीद करी थी, राइट। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले लेक्चर में मिलने ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।